फ़लस्तीन की वॉर का भी है। मैं इस पर भी आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन मैं पहले जमील साहब की तरफ जाऊँगा। जमील साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता जो है वो उठाया गया है कि ये जो ब्लैंक वोटर है इसकी तादाद इस टाइम 5.2% बताई जा रही है और यही कह रहे हैं कि फ़र्क डालेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये एक दिन के अंदर इनके लिए डिसाइड करना वोटर के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा और इन पार्टीज के लिए कितना बड़ा हदफ होगा कि इनको अपनी तरफ कायल करें? नहीं, यकीनन ये वोटर जो 5 से कुछ ज़्यादा हैं परसेंटेज के लिहाज से, तो वो उन्होंने काफ़ी हद तक अपना जहन तो अब तक बना लिया होगा। उसके बाद बस आखिरी ही चंद जो एक्सपोजर्स हैं दोनों कैंडिडेट्स के और जो बयानात हैं वो यकीनन मायने रखते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि दोनों कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों के दोनों बड़े मुतहर्रिक हुए में हैं। मिशिगन में भी देख लें आप और बाकी स्टेट्स में भी देख लें, जिस तरह कमला हैरिस ने मिशिगन में अपनी कैंपेनिंग की है और जिस तरह अपने आप को एक्सपोज किया है कॉमेडियन के सामने, मीडिया के सामने, इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भी। तो ये तो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। लेकिन यस, कुछ तजब्जब का शिकार होते हैं वोटर्स और सपोर्टर, उनके लिए ये आखिरी दिन, आखिरी तकरीबन 33-30 घंटे रह गए हैं, वो इम्पॉर्टेंट यकीनन होते हैं। और फिर जो कौन लोग उनको घरों से निकाल के लेके आता है, पाकिस्तान की तरफ का नहीं है कि ट्रक भेजें, गाड़ियाँ भेजें, बसेस भेजें, लेके आएँ, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक तंजीम काम करती है कि उनको घरों से उनको कन्विंस करके लेके आया जाता है। वरना देखा ये गया है कि जो पीपल ऑफ कलर हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम वहाँ, और मेरे दूसरे साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं कि वो ज़रा वोटिंग मामले में इतनी ज़्यादा मुतारिक नहीं हुआ करते हैं जिस तरह की बाकी कौमियतें वहाँ या बाकी कलर के लोग जो वहाँ हैं, उस लिहाज से। तो एक ये भी फैक्टर आ गया। और तीसरा फैक्टर जो अभी जिक्र हो रहा था, वो जिक्र हो रहा था कि ट्रंप की पॉलिसी जंगों में नहीं जाते हैं, या पिछली दफ़ा के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो ये दुरुस्त है कि वो नहीं, लेकिन इस दफ़ा के बयानात को देखा जाए तो बड़े खौफनाक किस्म के बयानात आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे गज़ा के हवाले से, मिडल ईस्ट के हवाले से। और वो तो कहते हैं कि इसने इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अभी तक जो जिस हिसाब से एग्रेसिवनेस दिखलाना था उसको अभी तक क्यों नहीं मुकम्मल किया। उसको देर हो रही है, उसको कर लेना चाहिए। जी हाँ, और इसी तरीके से वो उन्होंने गज़ा के मामले में उनके जो दामाद साहब हैं कि इसको तो बुलडोज कर देना चाहिए, एक बयान ये भी पड़ा हुआ है हमारे सामने। और डोनाल्ड ट्रंप को पिछली दफ़ा की अगर आप देखें, जंगों की बात अगर नहीं करते हैं, लेकिन अभी तो मामला दूसरा चल रहा है गज़ा के हवाले से। PLO की ऑफिस को वाशिंगटन में बंद किया, फंडिंग अनरवा की बंद की पिछली दफ़ा, वेस्ट बैंक को तस्लीम किया बायलैटरली अगेंस्ट ऑल दी UN रेजोल्यूशंस, गोलान हाइट्स को बायलैटरली तस्लीम किया, जबकि 1967 के बाद सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है उस पर। तो उस लिहाज से सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप गाज़ा के लिए जिस हिसाब से उन्होंने बयानात दिए हैं और ईरान के न्यूक्लियर के हवाले से जिस हिसाब से बयान दिए हैं कि पहले इजराइल को इस पर हमला करना चाहिए, बाद में सोचना चाहिए कि क्या होगा। तो बाकी अगर यूक्रेन की बात करें तो उसमें भी बयानात में और जो एक्शन नज़र आते हैं उसमें काफी फर्क है, मतलब खास तौर बिल्कुल बयानात और उसमें फर्क है। जमील साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, जफर ताहिर साहब मौजूद हैं पॉलिसी के साथ के। जमील साहब, एक बात मशरकी साहब ने की थी कि वो इंतखाबात को अदालतों में जाते हुए देख रहे हैं। हम बार बार जिक्र इसलिए करते हैं, यकीनी तौर पर हमें यह मालूम है कि ये अमेरिकन अवाम ने करना है, इंटरनल पॉलिसीज़ पे करना है, लेकिन हम मिसालें भी फिर वहाँ पर लेते हैं और पूरी दुनिया इफेक्ट भी होती है। तो आपको भी लगता है कि ये एक दिन की दूरी पर जो इंतखाबात हैं उसके बाद अगर नताइज ट्रंप साहब की मर्जी के ना आए तो फिर अदालतों में है? जी, इसकी तैयारी जो खबरें आ रही हैं और जो हमारे बाकी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं अमेरिकन सिटीज़न के, उनको ज़्यादा इस पे रोशनी डाल सकते हैं। तैयारी हो रही है वहाँ अमेरिका में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कर रही हैं कि डिस्ट्रप्शन होगी इलेक्शन के बाद जुलूस जलसे निकल सकते हैं, कोई वायलेंस हो सकती है, और साथ साथ जो ये कानूनी जंग जिसका आपने जिक्र किया है ये भी शुरू हो सकती है। और ट्रंप ने तो पहले से इस मामले में बयान देना शुरू कर दिया है। आज भी देख लें ओहायो का जो आया, जब रिज़ल्ट आया, पोल आया, तो उसमें पोल में क्या उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो पोल बिल्कुल गलत है और ये इलेक्शन फ्रॉड की निशानदेही कर रहा है। तो उस लिहाज से वो ग्राउंड बनाया जा रहा है। और यहाँ तक भी अंदाज़ा हो रहा है लोगों को कि
वहाँ इसमें कोई हंगामे वगैरह भी हो सकते हैं। इलेक्शन के बाद जब बात आ जाएगी रिजल्ट्स की और जब बात आ जाएगी फाइनल सर्टिफिकेशन की, तो उसमें भी है। और दूसरा ये है कि हम अभी बात कर रहे थे इजरायली लॉबी की। अब इजरायली लॉबी का किस इंस्टीट्यूशन में उसका इन्फ्लुएंस नहीं है। और बात आ गई थी ट्रंप साहब की, तो ट्रंप के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो बाइडेन कहते हैं कि वाई आर यू आस्किंग नेतन्याहू टू होल्ड ऑन, उसको तो अभी तक उसको लेट हिम डू एंड फिनिश हिज वर्क। और इसी तरह आपने सुन लिया कि जो उनके एडवाइज़र रहे हैं, जो बाद में थोड़ा सा मुनहरफ हो गए थे, जॉन बोल्टन, कहते हैं कि इजराइल को चाहिए कि पहले उसके न्यूक्लियर एसिड्स को ईरान के वो न्यूट्रलाइज कर दे और बाद में उसका सोचे कि क्या, वरना ईरान इसको कर लेगा। तो ये तमाम जो चीज़ें इतनी एग्रेसिव बयानात आ रही हैं, वो उसके पीछे ज़ाहिर है एक जहनी एक फ्रेमवर्क है इन पार्टीज़ का और इन पार्टी के लीडरान का। तो जो बात बिल्कुल नज़म साकिब साहब ने सही बात की कि गज़ा के मामले में ईरान और मशरिक़ वस्ता के मामले में आपको कोई इसमें तब्दीली उनके फॉरेन पॉलिसी में नज़र नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ी बहुत मज़ीद सख्ती हो सकती है प्रीवियस रिकॉर्ड के मुताबिक और प्रीवियस जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की धज्जियाँ उड़ाई गई। ये भी कम नहीं थे, जो बाइडन 85,000 टन बम और बारूद वहाँ भेजा है, इक्विपमेंट भेजा है, साजो सामान भेजा है इजराइल को। और साथ में 2 सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस ऐसे हैं जिसमें पीस फॉरेन सीज फायर का जिक्र किया गया है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं। ये नहीं सोचा कि भाई उसमें आपने भी वोट डाला है सिक्योरिटी काउंसिल में, अमेरिका ने भी डाला है, तो आप चैप्टर 7 के तहत क्यों नहीं जाते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास करके और फिर इजराइल पर आप सख्ती कर सकते हैं और उसको छोड़े, कुछ ना करें, 2-4 बहरी बेड़े उधर से निकाल लें। अपना आर्म्स एंड एमुनेशन, एक तरफ वो मीटिंग कर रहे थे पीस की और दूसरी तरफ वो बम और बारूद का जहाज लादा जा रहा था कि इजराइल में जाके छोड़ के आओ। 11 के करीब दौरे हो चुके हैं ब्लिंकन साहब के वहाँ, और हर दफ़ा आप समझते हैं कि पॉलिसीज की कोई बुनियाद में तब्दीली नहीं आएगी। मशरकी साहब,